अच्छा से रहिए। ले हाँ ठीक है, जल्दी आएंगे। कैसे भरे वहाँ? हाँ कैसे भरे? आज भी 7 घंटा गाड़ी चला रहे हैं और 340 किलोमीटर का भी फासला बचा हुआ है घर के लिए। कल से मेरा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि इतना दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रेस्ट नहीं ले रहा हूँ। शॉकर वगैरह इसका सब खत्म हो चुका है। फाइनली ऑन द हाईवे और यहाँ से टाइम दिखा रहा है डायरेक्ट 6.5 घंटा। आगे आने वाली है औरंगाबाद और हम लोग अभी औरंगाबाद से बाईपास हो जाएंगे सिटी से। तो सुबह हो चुकी है और अभी अप्रॉक्स 44 किलोमीटर राइड किया हूँ मैं। तो आज भी वो एकदम बादल नहीं है और मेरी इच्छा थी एक दिन बारिश हो और मैं बारिश में पूरा भीग के जाऊँ। ये सिर्फ अभी पूरा नहीं हुआ, बाकी सारे ड्रीम्स अभी पूरे हो चुके हैं। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रहना भी ज़रूरी है। तो ये आज का मेरा पहला टूल बोट मिला। सुमड़ी से निकल के अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सूर्य उदय हो चुकी है और लाल लाल जैसे सूर्य महाराज टमाटर जैसे उठे हैं। हम लोग को लाल पीला कर रहे हैं। आज 40 दिन बिना किसी बारिश का मैं घूमा यहाँ। एक भी दिन बारिश ऐसा नहीं हुआ यार। एक भी दिन हम किसी भी दिन मतलब एक ऐसा बोलते थे कि यार भगवान को एक दिन बारिश हो जाए जिस दिन मैं भीगूँ अच्छा से। और भीग के बाइक चलाना मेरा सपना जो रहा बस वही एक रह गया। बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया। सूर्य महाराज वहाँ से निकल चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है। टाइम हो रहा है अभी 5:20। रोड की कंडीशन देखो क्या हो चुकी है। रोड एकदम फूल गया है। एक तो रास्ता ख़राब, ऊपर से बम्पर दे देता है पता भी नहीं चलता। सारे बम्पर को ना थोड़ा येलो या वाइट करके कलर कर देना चाहिए यार। या तो दूर से दिखे या रिफ्लेक्टर मार देना चाहिए उसमें। सरकार लोग समझता नहीं है। कोई अगर स्पीड में आ रहा हो रात को भी दिखता नहीं है रोड अच्छा से। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पावर बैंक कितना ले जाना पड़ेगा लद्दाख के लिए और कितना mAh का पावर बैंक होना चाहिए। तो 2 पावर बैंक इनफ है और एक ही पावर बैंक से काम चल जाएगा। लेकिन जब आप कैंपिंग वैम्पिंग अपना खुद का सेटअप करोगे ना तो एक पावर बैंक आप रात को चार्ज नहीं दे पाओगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 पावर बैंक की। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 2 पावर बैंक साथ रख लो कि अगर एक का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो एक बैकअप में काम आएगा। तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड होती है और आप दिन भर चार्ज कर लेते हो। किसी दिन मिसप्लेस हो जाए तो एक्स्ट्रा केबल, एक्स्ट्रा एक चार्जर, 2 चार्जर रख लेना और एक के 2-3 केबल टाइप सी टाइप बी ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करना। जो मैंने जेरिकन लगाए हैं बाइक में वो क्या पेट्रोल वहाँ पे वो क्या काम आती है। और लद्दाख में ना जेरिकन बहुत काम आती है भाई, बहुत ज़्यादा काम है। ऐसा कोई अगर बोले कि लद्दाख में हर जगह पेट्रोल मिलता है तो आप ले सकते हो, नहीं यार हर जगह पेट्रोल नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे राइडर जाते हैं वहाँ पे और कहीं जहाँ पे ओपन पेट्रोल मिलता है खुले में तो किसी दुकान में मिलता है तो वो लोग का चार्जेस 160 रुपये 170 रुपये प्रति लीटर है। प्लस बहुत जगह पेट्रोल रहती नहीं है क्योंकि हर दिन राइडर वहाँ पे पहुँचती है और पेट्रोल का कमी बहुत होता है उधर। तो जेरिकन भाई अगर लद्दाख घूमने चाहते हो ना तो जेरिकन बहुत मस्त है। मेरा बाइक अभी 65 का माइलेज दे रहा है, उससे ऊपर का माइलेज दे रहा है। लेकिन लद्दाख में बहुत ज़्यादा कम क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू में चलाना पड़ता है, रेत में चलाना पड़ रहा है और पत्थर वगैरह रास्ते बहुत ज़्यादा तेल खाती है उधर। एक दो दिन मेरे को ब्लैक में लेना ही पड़ा जो कि मैं 150 रुपया प्रति लीटर लगा था मेरा। 6 लीटर में 900 रुपया वहाँ पे दे के आया हूँ। तो आपके पास पेट्रोल एक्स्ट्रा रहेगा ना तो आपकी उम्मीदें रहेगी कि अगर मैं कहीं फंस गया या फिर कहीं भटक गया रास्ता तो पेट्रोल की वजह से मैं उस पेट्रोल को यूज़ करके गाड़ी कहीं से ना कहीं से निकाल लूँगा। तो भाई एकदम जेरिकन मस्ट है और जो भी विज़िट कर रहे हैं किसी भी टाइप के जेरिकन रखो, पेट्रोल आप साथ रखो हमेशा। राइडिंग बूट या फिर गम बूट लद्दाख के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग बहुत सारे स्टोन्स वगैरह पत्थर वाले रास्ते मिलेंगे ना तो वहाँ के लिए आपको डिपेंड करता है आपके पास बजट कितनी है। अगर बजट आपका कम है ना तो सबसे बेस्ट है एक गम बूट ले लेने का। गम बूट आपको 300 से 500 के अंदर मिल जाएगी और स्टील वाले गम बूट लेना। स्टील वाले गम बूट आपको अराउंड 300-350 में मिल जाएगा बाज़ार में। ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ता है तो सबसे अच्छा है गम बूट लेना। और गम बूट से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला मेरे को। तो गम बूट आपको स्टोन से बचाती है। जब आप पैर नीचे रख के चलाते हो ना तो स्टोन आपके पैरों में लगती है और उससे स्टील को होने से वो आपको प्रोटेक्ट करेगी।
एक दिन मैं क्रैश हुआ था और क्रैश का पूरा इम्पैक्ट मेरे गमबूट पे पड़ा, तो टो मेरा उस समय बच गया। तो गमबूट उससे भी काम करती है। वाटर क्रॉसिंग में आपको पानी नहीं घुसती है, ठंड से बचाती है। तो गमबूट जिसके पास अगर बजट लो है ना, तो गमबूट पे एकदम मस्त चले जाओ। एक गमबूट साथ रखना, फिर बाद में बोलना नहीं, 2 जूते रखना, एक गमबूट और एक नॉर्मल शूज़। देखो गमबूट और राइडिंग बूट में फ़र्क ये होता है, गमबूट आपको थोड़ा लुक ऐसा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो लुक थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राइडिंग बूट्स है ना, वो आपको खाली लुक एनहांस करती है। काम सब दोनों का एक ही है, और सिर्फ लुक की वजह से 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करना मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ रहेगा। तो बहुत सारे राइडर कम खर्चे में करना चाहते हैं, और जो कम खर्चे में करना चाहते हैं ना, तो गमबूट एक मस्ट है और बहुत किफ़ायती है। कम समय में आपका पूरा ट्रिप निकल जाएगा। एक गमबूट बहुत मतलब काफ़ी है। आप तो जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, उनको ये क्वेश्चन रहता है कि लद्दाख के लिए कितना GB डाटा लगेगा। अगर आप 4K में करते हो तो ज़्यादा डाटा लगेगा, और मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ वो 2.7K में रिकॉर्ड करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आता है और काम चल जाता है। आपको ज़्यादा मेमोरी कार्ड ही रखना नहीं है। और पहले मैं भी सोचता था कि बहुत सारे मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, तो मेमोरी कार्ड लेने से यही पंगा पड़ जाएगा। अगर वो मेमोरी कार्ड इधर उधर मिसप्लेस हो गया तो आपका पूरा फुटेज चला जाएगा। तो ज़्यादा मेमोरी कार्ड रखो मत, सिर्फ 2 128 GB के मेमोरी कार्ड रख लेना। एक्सट्रीम प्रो जो मेमोरी कार्ड होता है ना, वो यूज़ करना, अच्छी क्वालिटी वाले। और एक GoPro में लगना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैमरा है तो उसमें आप लगा लो 64 GB का, जो आप नॉर्मल फुटेज के लिए यूज़ करते हो थोड़ा मोड़ा। और एक मेन कैमरा में 128 GB का होना चाहिए, और एक्स्ट्रा 128 GB आप अपने पास रख लो, ये मोर देन इनफ है। और एक काम करो, अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप को ले जाओ ना हमेशा। आपको बैकअप लेने में हर दिन बैकअप ले लो, और अगर किसी दिन बैकअप ना लिए तो 1-2 दिन में बैकअप ले लेना, ताकि आपका डाटा ज़्यादा रहेगा। एक हार्ड डिस्क कैरी करना, जो कि सारा आपका डाटा एक ही साथ रहेगा। ज़्यादा चिप वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स को कि वो लोग बहुत सारे चिप रख लेते हैं, 256 GB एक्स्ट्रा। वो कॉस्ट बढ़ाते हैं और माथा और ज़्यादा आपको ख़राब होगी कि कौन से चिप में क्या है। और अगर एक भी चिप मिसप्लेस हो गया तो भाई आपको पूरा जो मेहनत है वो चला जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि एक हार्ड डिस्क खरीद लेना, लैपटॉप अपने साथ ले जाना बैकअप के लिए। लद्दाख के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा। लद्दाख में जब भी आप ट्रैवल करो ना, तो आप जो एक्स्ट्रा कीज़ वगैरह होते हैं ना, वो ज़रूर कैरी करना। मेरा एक की गिर चुका वहाँ पे लद्दाख में, पूरा ऐसा गुच्छा था पूरा, और वो सारा चला गया। तो एक एक्स्ट्रा की मैंने कैरी किया था, इसलिए वापस आ सका, वरना वहाँ पे मैकेनिक वगैरह नहीं मिलती है, कि कोई बनाता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप लॉक वगैरह कैरी करोगे तो इस टाइप के लॉक्स वगैरह 2, 4, 3 ज़्यादा कैरी करना, ताकि जब आप कहीं अपना सामान रख के जाओ ना, तो यहाँ पे ऐसे ताले मार के जाओ। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें, तो रास्तों का कोई भरोसा नहीं है। और इस टाइप का मैं ताले कैरी करता था, जिस पे इस टाइप के कुछ कलर्स वगैरह लगा देता था, गोल्डन, रेड, ग्रीन। तो इसका मतलब है ना, टाइम की वहाँ बहुत कमी रहती है, और सारे कीज़ एक ही जैसा होते हैं। तो यहाँ ग्रीन के लिए ग्रीन लॉक, और गोल्डन के लिए गोल्डन, और ऐसे रेड के लिए इस तरह का मैं मार्क करके रखता था, ताकि चाबी इसकी आराम से मिल जाए और ज़्यादा परेशानी ना हो पाए। इनफैक्ट जो जेरी कैंस वगैरह में थी ना, जो जेरी कैंस में भी मैंने कलर कर दिया था ये ग्रीन, तो ये ग्रीन वाला इसका बिलोंग करता है। तो सारे चाबी एक जैसा लगते हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी करने के लिए ये थोड़ा एक ट्रिक्स अपनाया था। तो मुझे लगा आपसे शेयर कर दूं, और आपको ये भी काम आ जाएगी, क्योंकि लद्दाख में बहुत टाइम का इधर उधर रहता है कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, जेरी कैन कौन सा चाबी है। सो जब आप थोड़ा जल्दबाजी में होगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊँगा। सो अभी हम झारखंड घुस चुके हैं, और ये झारखंड का एरिया है। यहाँ से धनबाद 160 किलोमीटर, और वहाँ से मेरे घर अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर में है। सो जिन्हें लद्दाख में कैंपिंग करनी है और चाहते हैं वो अपना कैंप यहाँ से ख़रीद के ले जाए, तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको हमेशा के लिए कैंपिंग करना है और आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप कैंपिंग ले जा सकते हो। लेकिन जिनके पास बजट कम है तो वो कैंपिंग स्किप करे। कैंपिंग का सामान जो है, कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग और मैट्रेस, अगर आप जाना चाहते हो ना, आप एक मैट्रेस हमेशा कैरी करना, क्योंकि आपको कहीं भी रास्तों में बिछा के इधर भी सोना पड़ता है, तो वहाँ बहुत काम आता है। लेकिन जो कैंपिंग एक्सेसरीज़ होती है ना, कैंपिंग टेंट, कैंपिंग स्टोव्स वगैरह, जितने भी कैंपिंग एक्सेसरीज़ है, वो आपको 1 से 2 दिन काम लगता है। हार्डली 2 दिन आप कैंपिंग कर पाओगे,
और बहुत जगह लोग प्लान करते हैं लेकिन कैंपिंग कर नहीं पाते। जैसे हम लोग ने बहुत जगह 5 से 7 जगह प्लानिंग की थी कि हाँ यहाँ कैंपिंग करेंगे, लेकिन कैंपिंग हुआ नहीं। सिर्फ 1 जगह या 2 जगह हम लोग कैंपिंग कर पाएँ। और लद्दाख का ऐसा कंडीशन है जो आपको -17 रहता है, माइनस में चलती है, और उस दिन आप टेंट में सो नहीं पाओगे अच्छा से। खाना पीने का बहुत दिक्कत है, स्टॉर्म चलती है, अचानक से वेदर चेंज हो जाता है। और एक दिन हम लोग हुंडर में भी चाहे थे कैंपिंग करना, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी, कैंपिंग अच्छा कैंपिंग को तोड़ दे रहे थे। और खाना फिर पकाना भी होता है, तो हवा चलेगी तो खाना ही पका पाओगे, सारे खानों में आपका धूल वगैरह चल जाएगा। तो इससे अच्छा है आप कोई टेंट है वहाँ पे रेंट में ले लो, और ज़्यादा नहीं 500-700 में आपको हर दिन का टेंट खाना के साथ मिल जाता है। तो कैंपिंग का जितना सेटअप है ना, वो आप 1-2 दिन के लिए यहाँ से ढो के ले जाओगे बहुत ज़्यादा। और जो लोग दूर से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उनको पता चलेगा। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैंने इस समय पैसा अभी वेस्ट कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी पैसा वेस्ट हो। तो कैंपिंग का सेटअप थोड़ा आप स्किप करो, वहाँ पे जाओ, खाओ पियो, घूमो और इन्जॉय करो। और अगर टेंट वेंट करना है तो आपको हुंडर वगैरह में बहुत ज़्यादा टेंट अवेलेबल है, हर जगह टेंट मिल जाएगी आपको, 1000 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी। और वहाँ पे आप खाना वाना भी प्रोवाइड कर देते हैं और माहौल भी अच्छा बनता है। तो कैंपिंग का सामान आप स्किप कर सकते हो, आपको मतलब लोड जो बाइक में आपका लोड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं ये सब तो बेकार ले लिया और सिर्फ एक दिन कैंप कर पाया, और इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। आप भी ये भूल ना करो। अब वो जो लोग सोच रहे हैं कैंपिंग ले जाने का, स्किप कर दो एकदम। लद्दाख के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? लद्दाख के लिए सबसे पहले परमिट लगेगी, और 840 ऐसे कुछ उसका परमिट का दाम है। तो सारा जगह टिक कर देना उसमें। वो परमिट आपको बहुत जगह लद्दाख के ऑफ बीट एरियो में वो काम आती है, और पुलिस में चेकिंग होती है। लद्दाख के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब रख लेना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमिट की एक कॉपी बना लेना। आधार कार्ड आपके पास रहना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बस। और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मांगती वहाँ पे पुलिस, और उतना उनके पास टाइम नहीं है। तो यही 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको 2 कॉपी 3 कॉपी ज़ेरॉक्स करा लो। जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वो ना दोहराओ। तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट, बस ये 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। और गाड़ी के पेपर्स वगैरह सब सही रखना बस। तो बाइकिंग एक्सेसरीज़ में लद्दाख के लिए या लॉन्ग राइड के लिए जो भी लोअर सीसी की बाइक है ना, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगती है। सबसे पहले आप अपना क्लच प्लेट रख लेना, लद्दाख में बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक क्लच प्लेट ख़राब हो जाने पे चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने पैंग में कराया था, पैंग में एक मैकेनिक है। और फ्यूज़ रख लेना, स्पार्क प्लग रख लेना, और आपके साथ एक्स्ट्रा केबल वगैरह रख लेना, क्लच केबल, एक्सीलरेट केबल, बैटरी अगर हो सके तो एक बैटरी एक्स्ट्रा कैरी करना। तो ये सब आप रख सकते हो। 2 स्पीडोमीटर की केबल आप रख लेना, अगर आपके पास एनालॉग सिस्टम वाला है, डिजिटल हो तो कोई बात नहीं। यहाँ से आप ख़रीद के ले जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो थोड़ा मोड़ा मैकेनिक कहीं कहीं मिल सकता है, तो वो मैकेनिक चार्ज करते हैं, लगा देते हैं आपके प्रोडक्ट्स। तो वो आपके पास होना चाहिए। जैसे वहाँ पे मेरा क्लच प्लेट ख़राब हो गया था, तो मेरे को कोई कहीं पर नहीं मिल रहा था, और मैकेनिक एक जगह मिला तो मेरे पास था, तो मैंने चेंज करा ली। तो क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे और अच्छी बात है कि 2 आप मोबिल कैरी करो, 2 मोबिल, मोटुल का अच्छा मोबिल कोई कैरी करना। सो मोबिल आपको वहाँ बहुत काम आएगी, और कहीं मिलती नहीं है भाई। और ये सब चक्कर में मत पड़ने जाना है कि वहाँ पे ले लेंगे, किसी के पास ना किसी के पास अवेलेबल होगी, कहीं नहीं। आप अपने प्रिपरेशन के साथ निकलो। लद्दाख ऐसा जगह है जहाँ आप अपना प्रिपरेशन के साथ ही जाना चाहिए सब कुछ। तो ये सारे ऑटो पार्ट्स थे जो लगते हैं बाइक के लिए। चेन लूप है, चेन क्लीनर है, वो सब आप वो सब आप रख लेना एकदम। मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी चेन लूप, चेन क्लीनर की। पूरा मैं ट्रिप बिना चेन लूप और बिना चेन क्लीनर के करके आया हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको करवाना है, क्योंकि मेरा चेन सेट पूरा नया करके गया था मैं यहाँ से, तभी आपको बहुत जगह वहाँ पे जहाँ कीचड़ उचड़ होती है तो वहाँ पे बहुत काम आता है चेन लूप, चेन क्लीनिंग, और ये सब बहुत काम आएगा। पानी वगैरह में बहुत, जब चेन घुसेगी ना तो जाम चलती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बालू वगैरह में चलाना पड़ता है। पंक्चर किट मस्ट रखना, पंक्चर किट आपको मतलब रखना ही चाहिए। वहाँ पे ऐसे राइडर को देखा हूँ कि जिनके पंक्चर हो जाता है, फिर वहाँ से चलाना, अगर आपका हिल में ऊपर पंक्चर हो गया कहीं पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पंक्चर किट और जो हवा भरने की मशीन होता है वो कोई अच्छा ब्रांड का ले जाना, वरना बहुत लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। बहुत सारे बाइकर के पास होता है और वो लोग हेल्प हमेशा ही करते हैं। मेरे पास भी, मेरे को जब मेरा बाइक पंक्चर हुआ था तो लोग हेल्प किए थे मेरे को भी।
तो ऐसा नहीं है, बाइकर्स लोग वहाँ सब बहुत अच्छे हैं और जो भी पहुँचते हैं ना वो जस्ट हेल्प करते हैं बहुत। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहना कि वहाँ पे होगा तो किसी के साथ जुगाड़ कर लेंगे। आप जब जा रहे हो निकल रहे हो ना तो मैंडेटरी सामान वगैरह अपने साथ रख लेना भाई। सो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग वगैरह, राइडिंग गियर्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप लॉन्ग रूट पे निकल रहे हो ना तो आपको राइडिंग एटलीस्ट जैकेट ले लेना चाहिए। और रास्तों का कोई भरोसा नहीं, आप कहाँ ही कभी भी क्रैश कर सकते हो। सो जिस दिन मैं क्रैश किया था ना तो मेरे को राइडिंग गियर जो था मेरा जैकेट वो बचाया मेरे को पूरा। और राइडिंग जैकेट आपको बहुत मैंडेटरी होता है। सो बहुत लोगों ने पूछा है सवाल कि लद्दाख में कौन सा सिम चलता है, कौन सा सिम लेना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ का सिम तो एकदम नहीं चलेगा उधर। आप जैसे ही जम्मू कश्मीर क्रॉस करोगे ना आपका पूरा टावर वगैरह उधर उड़ जाएगा और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। या तो आप पोस्टपेड सिम ले लेना यहाँ से, जो कि आपको 3 से 4 महीना आपको चलाना ही पड़ेगा। अगर वहाँ जाके सिम लेना ही चाहते हो ना तो कोई एयरटेल, जियो ये सब मत लेना। और मैंने जियो का लिया था, तब भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि बहुत जगह टावर नहीं होती है। पैंगोंग लेक के साइड अगर जाओगे ना तो वहाँ पे जियो काम नहीं करती है, बहुत जगह काम नहीं करती है, टावर रहता ही नहीं है। तो बहुत मेरे को हानले वगैरह, उमलिंगला में ये सब जगह टावर है ही नहीं जियो की। तो अगर आप अच्छा से कांटेक्ट करना चाहते हो अपने परिवार के साथ भी, एटलीस्ट एक संपर्क होना चाहिए। तो BSNL की एक पोस्टपेड सिम ले लेना। 1 महीना के अराउंड आपका 400-500 रुपये लगते हैं। और BSNL के सिम लोगे तो बहुत जगह वहाँ टावर अवेलेबल है, जहाँ ऑफ बीट एरिया में भी। तो बेस्ट चॉइस है BSNL। और वहाँ पे जाके आप सिम ले सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर जैसे ही आप ढूंढोगे 450-500 के अंदर आपको एक सिम कार्ड मिल जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स जस्ट आपको आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड दिखाना पड़ता है। लद्दाख के लिए अगर राइडिंग गियर्स आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के लिए राइडिंग गियर्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में गाड़ी चलाना है जहाँ आप टेम्परेचर हाई रहता है तो आप एक राइडिंग जैकेट ले सकते हो, उसके ऊपर एक इनर बहुत काफ़ी है। और नीचे में आपका लोअर में आपका एक ट्रैक पैंट ले लेना, जो कि चलाने में बाइक आपको बहुत हेल्प करेगी। और शूज़ वगैरह, जब आप लद्दाख घुसोगे, ठंड के रीजन में घुसोगे ना, तो अब आपको 4 से 5 अपर के लिए पहनना पड़ेगा, जिसमें एक वार्म इनर है, उसके ऊपर आप एक टी-शर्ट पहनोगे, विंटर लाइनर पहनोगे, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, और राइडिंग जैकेट के ऊपर जब आप विंड प्रोटेक्शन के लिए वो रेन कोट पहन लोगे ना तो उसमें से ठंड एकदम नहीं लगेगी। तो ये 4-5 चीज़ है जो ऊपर में आप पहन सकते हो। और लोअर में एक इनर और एक ट्रैक पैंट से काम चल जाता है। और पैरों के लिए गमबूट यूज़ कर सकते हो और एक नॉर्मल से शूज़ ले जाओ। और मोजे 2-3 एक्स्ट्रा रख लेना, मोजे आपको बहुत काम आती है। अगर भीग गया ना, जूता भीग जाने के बाद मोजे अगर वहाँ पे वार्म विंटर वाले मोजे आपको वहाँ पे बहुत काम आएगी। बस यही है कुछ राइडिंग जो आप ट्रिप में निकलोगे, गर्मी में चलाओगे इस कंडीशन में, या फिर लद्दाख में चलाओगे, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। लद्दाख के लिए ना कुछ एसेंशियल सामान होते हैं, जैसे आपको सनग्लासेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सनग्लासेस वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब सनलाइट बर्फ़ में पड़ती है ना, वो चीज़ आपको आंखों में इफेक्ट करती है। तो एक काला चश्मा आप ज़रूर रखो, और डस्ट वाइपर रख लेना, डस्ट बहुत ज़्यादा है उधर और बहुत चेहरे में काम आती है। ठंड से आपका लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बोरोप्लस वगैरह, बोरोलिन वगैरह ये सब रख लिया करो, ताकि जब आप हर दिन यूज़ करो ना तो होंठ काफ़ी फटती है उधर, बहुत ये चीज़ इरिटेट करती है। पेपर सोप आप कैरी करो, पेपर सोप बहुत काम आएगी। तो ये सब बहुत कुछ सामान है जो आपको लद्दाख में काम आती है। और जो मैंडेटरी डे टू डे यूज़ की सामान है वो तो आप ले ही जाओगे। तो बहुत लोगों की यह क्वेश्चन थी लद्दाख के लिए कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। सो मैं जो गया था श्रीनगर से गया था, और श्रीनगर से पूरा एक सर्किट कंप्लीट करके मनाली से उतरा हूँ। आप भी अगर जाओगे ना तो श्रीनगर वाले रास्ते से जाना, क्योंकि जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो AMS की जो दिक्कत है वो कम होती है, और इससे आपको ही बेनिफिट होगा। कारगिल वगैरह एंजॉय करते हुए जब आप मनाली के रास्तों से आओगे ना, और मनाली में आप जब कुछ दिन 1-2 दिन रहोगे, मनाली की वादियाँ देखोगे ना, तो वो क्लाइमेक्स होगी आपकी। और वो क्लाइमेक्स आप एंजॉय करना, पार्टी करना, खूब घूमना वहाँ पे। इसलिए मेरा यही प्लान था कि मैं श्रीनगर वाले रास्ते से जाऊँ और पूरा सर्किट कंप्लीट करके मनाली वाले रास्ते से आऊँ। तो जब आप मनाली वाले रास्ते से आते हो ना तो बहुत गजब के नज़ारे मिलते हैं। तो ये चीज़ क्लाइमेक्स में होना चाहिए। सो अगर आप पहले ही मनाली वाले बहुत अच्छे रास्ते देखोगे ना, और फिर जाके वहाँ बंजर पहाड़ वगैरह सब देखोगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप जब पूरा झेल झाल के सब कुछ घूम घाम के निकलोगे, सारे पासेस वगैरह क्लियर करके निकलोगे, तो मनाली जब आप घुसोगे ना तो इन्जॉय करोगे अपने जर्नी को, अपना जर्नी का क्लाइमेक्स को बहुत अच्छा सा एंजॉय करोगे। और लगेगा कि हाँ, अब जो क्लाइमेक्स हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है। इतना अच्छा वादिया है मनाली की, हिमाचल का,
तो वो चीज़ आप जब फील करोगे ना तो वो बेस्ट रहेगा। तो मेरे तरफ से श्रीनगर से चपो और मनाली से उतरना यही एक बेस्ट रूट है। और जंस्कार वगैरह जाओगे तो फिर अलग ही बात है। सो मैं जो लद्दाख घूम के आया तो सबसे हार्ड वाला पास जो मेरे को लगा, सबसे हार्ड, आप सोच भी नहीं सकते, मेरा हालत पंक्चर हो गया था। और वो पास मेरे को ज़िंदगी बाद याद रहेगा। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो उमलिंगला है वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। बारालाचाला भी मैं नहीं मानता उसके सामने कुछ है। जो एक पास है नकीला पास, वो नानी याद दिला देने वाला उसका रास्ता है। रास्ता में बम्पर, रास्ते बहुत छोटे, वन वे रास्ता है। अगर आप किसी दिन उल्टा रास्ता चले जाओगे ना तो आपको पता लगेगा ऐसे खाई है, कोई बैरियर नहीं है। और इतना मैं झेला हूँ उस रास्तों में, उसको पार करते ही मैं एकदम हाथ जोड़ लिया कि ये नकीला वापस मैं नहीं जाने वाला। अगर रास्ता बंद रहेगा तो मैं, अगर महीना भर रुकना पड़े ना, मैं महीना भर वहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन वापस से नकीला पास मेरे को कवर नहीं करना है। मैं किसी भी पास चला जाऊँ लेकिन नकीला पास वापस। तो नकीला एक ऐसा पास है ना जहाँ आपको बैंड बजा देगी। ऐसा रोड है, ऐसा रास्ता मतलब बोल के कुछ है ही नहीं। रास्तों में आपको पानी मिलेगी, बालू मिलेगा, रास्तों में गिट्टी मिलेगी, रास्ते ही नहीं मिलेंगे बस। सो नकीला ऐसा था ना भाई, बहुत टफेस्ट था और वो मेरे को याद रहेगा। लद्दाख में आपको लगेगा कि ये दिन जो मेरा बीता है एक्सट्रीम बीता है, लेकिन ये गलत है। लद्दाख में अगर हर दिन आप ऐसे बिताते जाओगे ना तो आपको ये लगेगा कि वो जो पिछला दिन मैं बीता हूँ, मेरा जितना झेला हूँ वो कुछ भी नहीं है। हर एक दिन नया आपको झेलना पड़ता है, उससे 10 गुना ज़्यादा। तो आप अगर जिस दिन सोच लेते हो ना यही मेरा टफेस्ट है, तो वो अगले दिन जब आप जाओगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि अगले दिन और ज़्यादा टफेस्ट था। तो लद्दाख इज़ नॉट ईज़ी और रुला देती है, थका देती है, ऐसा चीज़ है। लेकिन एक्सपीरियंस एक अच्छा राइडर बना के आपको भेजेगी लद्दाख, एक टफ राइडर बना के भेजेगी। एक बहुत मतलब आपको हर मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बना के भेजती है। तो लद्दाख की यही एक खासियत है। और लद्दाख नज़ारों से भरपूर है। हेल और हेवन दोनों एक साथ है। हेल और हेवन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लद्दाख हेल और हेवन एक साथ क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप फंस गए किसी दिन तो आपको वाट लगनी है, आपको पता चलेगा जब आप लद्दाख में राइड करोगे। हेवन है, नज़ारों से भरपूर है, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, नज़ारे इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। हिमाचल वगैरह जो पहाड़ वादियाँ हैं और जो बाइक राइडर है, जो बाइक राइडिंग है, वहाँ पे जब आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा। तो हेल और हेवन जो एक साथ है वो लद्दाख है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग के पर्पज़ से जाते हैं ना, तो उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हो लद्दाख वगैरह तो आप अपने साथ गोप्रो ले जाओ। अगर ब्लॉगिंग करते हो तो गोप्रो आपको साथ 2 गोप्रो रहना चाहिए। आपका एक अगर ख़राब हो गया तो उसमें आपका एक काम चल जाएगा। प्लस आप बैटरी एक्स्ट्रा 2 कैरी कर लेना। बैटरी वगैरह आपका शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर किसी दिन कोई पानी वगैरह दोनों से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको पूरा ट्रिप वेस्ट हो जाएगा। तो 2 गोप्रो रखना और 2 एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करना। सो जो गातालूप वाली स्टोरी है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि वो आदमी प्यास से मर गया था वहाँ पे, इसलिए लोग वहाँ पे पानी फेंक के जाते हैं, पानी चढ़ा के जाते हैं। पर एक बात है, अगर ऐसा कोई प्यास से मरता ना तो थोड़ी देर नीचे 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे एक नदी बहती है। अगर ऐसा रहता तो भाई आप अगर प्यास से आपकी मौत हो रही है तो आप नीचे जाके पानी भी पी सकते थे यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मतलब कौन सा लॉजिक हुआ कि वहाँ पे प्यास से मर गया। एकदम थोड़ा सा दूर में ही वहाँ से नीचे दिखता है एक नदी बह रही है। तो मेरे को समझ नहीं आया ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा क्या स्टोरी है इसका। और बोलते हैं लोग ऐसे आत्मा भटकते हैं वहाँ पे। सो वो इतना भी क्या आलसी आदमी था जो मरना पसंद किया लेकिन 1.5 किलोमीटर नीचे जाके पानी नहीं पी सका। देखो कितना लोड लेके जा रहा है यार। मेरे सामान के मुकाबले ये 5 गुना ज़्यादा लोड लिया हुआ है बाइक पे। और सब अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए कमाते हैं। और ऐसे मर्द होते हैं ना जो अंडररेटेड रहते हैं यार। मर्द हमेशा अंडररेटेड रहा है। ये जो रिस्क पे जा रहा है, ये जो रिस्क पे काम कर रहा है ना, वो हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है आपको यार, आपको सैल्यूट है भाई। कौन है आप? अरे सर क्या लोड लिए हैं आप। जितना रिस्पेक्ट लड़की लोग का होता है ना, उतना रिस्पेक्ट आदमी लोग को भी मिलना चाहिए। लेकिन आदमी अंडररेटेड ही रह गया हमेशा। उनकी कदर, उनकी मेहनत की कदर खा गए लोग। लद्दाख घूमने का सबसे बेस्ट मंथ होता है मई से लेकर सितंबर तक। और मई में बहुत सारे पासेस, बहुत सारे रास्ते खुले नहीं होते। जैसे बारालाचाला पास
बहुत सारा हेवी स्नोफॉल के कारण बंद रहता है और बाइक राइडर्स को अलाउ नहीं होता जाने, ब्लैक आइस होती है। तो आप अगर आओगे ना मई एंड या फिर जून में आओ, मिड जून में, सारे रास्ते उस समय खुल जाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ दिक्कत होती है कि जब आप मई में ट्रैवल करोगे ना तो ग्लेशियर हल्का हल्का पिघलने स्टार्ट होती है उस समय, तो वाटर क्रॉसिंग में आपको पानी बहुत कम मिलेगी। वही आपको मिड जून में और जून जुलाई में वाटर क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ग्लेशियर्स पिघल के उस समय पानी में आ जाती है और रास्तों पे आ जाती है। तो वो चीज़ थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट करके आप एंजॉय करो ट्रिप को, थोड़ा अनस्क्रिप्टेड रहे। लेकिन बेस्ट मंथ आपको रहेगी मई से लेकर सितंबर तक। सितंबर में बहुत सारे जो रूम रेंट्स वगैरह होते हैं, रेंट है, होटल रेंट्स वगैरह होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। और जब स्टार्टिंग का फेज़ रहता है तो थोड़ा रेट हाई रहता है। बहुत लोगों को अभी भी पूछना है कि यार लोअर सीसी की बाइक क्या लद्दाख जा सकती है? भाई साइकिल से जा सकते हैं और लोअर सीसी की बाइक भी आराम से चढ़ जाएगी। जो होता है ना राइडिंग आपके ऊपर है, आप कैसे उसे टैकल करते हो, आप किस तरह उस व्हीकल को चलाते हो। बाकी हर सीसी की बाइक जा सकती है। तो ये एक मिथ है कि बुलेट ही जाएगी और हायर सीसी की बाइक जाएगी, ये सब एक अंधविश्वास है भाई। आप एक 100 सीसी की बाइक लेके जा सकते हो, साइकिल लेके जा सकते हो। आपको आपके ऊपर ये है कि आप कितना सीसी का बाइक राइड कर रहे हो और उसे किस तरह राइड कर रहे हो। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है और यही एक चीज़ है जो आपको रोक रही है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मेरे को लद्दाख करना है। साइकिल से भी मैंने देखा बहुत लोग जाते हैं, यार रिक्शा लेके चले गए यहाँ। तो ये सब बेफिजूल की बात है कि हायर सीसी की बाइक से जा सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, वो थोड़ा जल्दी पहुँचेगा, आप थोड़ा देर से पहुँचोगे, बस यही एक फ़र्क है। लेकिन आप भी पहुँच जाओगे भाई। मेरा लद्दाख का सबसे बेस्ट मोमेंट मैं बताता हूँ। जब 2-3 दिन से मैं अकेला पड़ गया था, उमलिंगला के लिए जाना था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड के लिए। तो मैं जा रहा था और कोई नहीं था मेरे साथ। 2-3 दिन से मैं अकेला था और जो महाराष्ट्र के राइडर मिले थे वो भी मेरे को छोड़ दिए थे और वो लोग का बाइक भी ख़राब होके फिर वो लोग वापस आ गए। फिर वहाँ से मेरे को अकेला जाना था। तो टोटल उस पूरा रास्तों में मैं अकेला था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना नेटवर्क था उधर, ना खाना पीना था मेरे पास। तो उस समय होप नहीं, बस एक ही होप था कि मेरे को उमलिंगला करना है और उमलिंगला के टॉप पे पहुंचना है। तो पूरा वैली में, पूरा उस रास्तों में, जर्नी में मैं अकेला था। बेस्ट मोमेंट था मेरा लाइफ का कि मैं उमलिंगला टॉप गया और उमलिंगला अचीव किया। जैसे ही वहाँ टर्न किया, जो मेरा ग्रुप था, पूरा ग्रुप, जैसे ही वहाँ पे मैं पहुँचा, वो लोग, मैं देखा कि वो लोग पीछे से मेरे साथ आ गए, सारे के सारे राइडर। वो मैं अपने लाइफ में बेस्ट मोमेंट मानता हूँ कि वो चीज़ मेरे को रुला दिया वहाँ पे। वो जो खुशी मिली ना मेरे को लाइफ में, वो उतना सुकून से मैं खुशी के आंसू रोया था और वो खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं यार। तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और अभी इसे जो जेरी कैन में है वो पेट्रोल इसमें डालना है और अब इसको डाल के फिर आगे कहीं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा लेंगे। फ़िलहाल अभी स्टार्ट करते हैं इसका कार्यक्रम। चलते हैं। टाइम हो रहा है 9:10 में और यहाँ से अभी घर का डिस्टेंस बता रहा है 170 किलोमीटर एग्जैक्ट। और अभी डायरेक्ट धनबाद में ही रुकेंगे पेट्रोल भरने के लिए। बस बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेंडर लगाए हुए हैं। सो शुगर केन का जूस इधर बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको तलवार के दुकान वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 98.56 3 लीटर दे दीजिए। ये 300 का, 320 रुपये का दे दीजिए। फ़ोन पे हो जाएगा ना? ये देखो रास्ते की हालत। ये हाईवे है, हाईवे। ये कौन सा हाईवे है? कलकत्ता दिल्ली हाईवे, NH-19। गाड़ी चल नहीं रही है, गड्ढों में कूद रही है बस। ये देखो हाईवे, कलकत्ता दिल्ली हाईवे का ये हाल है भाई। इसीलिए टैक्स लेते हो इतना ऐसे रास्तों के लिए। तो इस रास्तों में आपको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े 1033 में कॉल करके इमरजेंसी सेवा आप यहाँ पे ले सकते हो। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कहीं भी ट्रैवल करने में। ऐसा मेरे को अगर दिख जाए तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। देखो भाई, इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में कि एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में ना सीधा कभी मत बनना। जंगल में सीधे पेड़ और रिलेशनशिप में सीधा लड़का जल्दी काटे और छाटे जाते हैं। याद रखना इस बात को। सीधा बनने से कुछ नहीं मिलता लाइफ में। कहीं कहीं आपको टेढ़ा बनना पड़ता है ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को में कुछ पाने के लिए। सीधा बनोगे तो तुम्हें लाइफ में सब कुचल के आगे ही बढ़ जाएंगे। सो आज का ये मेरा 5वां टोल प्लाज़ा है।
सुमड़ी से निकल चुके हैं हम अभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। इसमें क्या वेलकम किया, ना वेलकम ड्रिंक है ना वेलकम फूड है, ऊपर से मेरे से पैसे काट के मेरे को वेलकम करते हैं। और अभी देखो हथियार का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपको बहुत सारे हथियार के दुकान देखने को मिलेंगे। टेंट लगा के यहाँ हथियार बेचते हैं धनबाद के रास्तों में, और ट्रक्स के सामान भी बहुत ज़्यादा यहाँ बिकती है। रानीगंज 119 किलोमीटर यहाँ से, और आसनसोल 102 किलोमीटर, दुर्गापुर 148, कलकत्ता 318 किलोमीटर, धनबाद 43, लव यू किलोमीटर है वो। कंट्रोल। ये देखो पहाड़ देखो, और एट द टॉप में एकदम सबसे ऊपर में एक छोटा सा मेरे को मंदिर दिख रहा है, और बहुत बड़ा पहाड़ है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठंडा पानी है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊंगा भाई। इतना ठंड, इतना गर्मी है, चेहरा वहरा सूज जाएगा मेरा। और इसको अभी बना लेते हैं। क्या हालत हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इंजन कितना गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है पूरा। ठंडा है पानी, कटेगा ये, कट जाएगा ऊपर से। अभी निकलते हैं, इसमें ORS मिला लिया और दोपहर में काम आएगा ये। किसी भी तरह चलते हैं, 10:30 बज रहे हैं। कहीं भी होटल मिलेगा ना तो अब थोड़ा रुक जाऊंगा। राजगंज पहुंच चुका हूं और आगे गोविंदपुर है। अरे यार ये औरत लोग, जाओ 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 जाओ, क्रॉस करो आप लोग पहले, जाओ जाओ बाबू के लोग के। ये भाई कितना आस्ते आस्ते जाऊंगा यार यहाँ पे। अबे हटना हटना, रास्ता में क्या है। यहाँ होटल मिल भी गया ना तो बाइक को धूप में खड़ा करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। अबे मादा, ए पहले देख ले मादा कहाँ जा रहा है, देख लेना पहले भोसड़ी के। यहाँ पे बाइक वाइक रखने का जगह भी नहीं है। ये कैसा होटल है, अपना चूल्हा ढाबा, अपना चूल्हा नाम है ना। तो ये अपना चूल्हा, ये बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट मिला मेरे को यहाँ पे, खाना पीना बहुत अच्छा है। और आप यहाँ जब भी आओ धनबाद, ये कौन सा जगह है? गोविंदपुर का है, गोविंदपुर से आगे है ना पाकचुमा। चलो विशाल पाजी, मिलते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा लगा आपसे मिलके। कभी इधर से जाएंगे तो आप एक बार ज़रूर होके जाएंगे, ये तो आपका मेरे को याद रहेगा, पेट्रोल पंप में ऐसा। और अभी थोड़ा सा रुका हुआ था यहाँ पे लंच के लिए, अब बस घर पहुँच जाए भाई। 75 किलोमीटर और है। बाइक को आराम दे दिया ना, 2-3 घंटा, 2-2.5 घंटा यहाँ में था मैं। और बाइक आराम, जब बाइक को आराम मिलता है ना तो हर बाइकर्स को आराम मिलता है भाई। अपना चूल्हा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था। और खाना पीना के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। एक होटल में मैं गया ना, एक होटल में गया तो बोला कि दादा मेरे को गर्मी बहुत लग रहा अभी, और 2-3 घंटा मैं यहाँ वेट करके निकलूँगा। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई, यहाँ पे लोग खाने आते हैं दोपहर में, तो आप रहोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मैं निकल गया। फिर ये अपना ढाबा, अपना चूल्हा वाला जो ढाबा था ना, जैसे मैं आया बिना कुछ बोले ही उसने कूलर लगा दिया यार। और क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बिना कुछ बोले कूलर लगा दिया। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में हर तरह तरह के लोग रहते हैं। सो ये उनके ऊपर है कि वो कैसे ट्रीट करेंगे, सबको एक जैसा नहीं समझते। ये अच्छा लगा मेरे को, और इसीलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया उन लोगों के लिए कि कुछ उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। जब भी आप इस रूट से गुजरो तो यहाँ चेक कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो, खाना पीना यहाँ पे मिल जाता है, अच्छा खाना पीना मिल जाएगा। और ये नहीं है कि वो ऐसा किया मेरे साथ तभी मैं बोल रहा हूँ, खाना पीना भी बहुत अच्छा है। नेकी कर और दरिया में डाल, बस यही है। जब पाप का गहरा बढ़ जाएगा तो दरिया भी उफान मारता है एक दिन। आगे जो मंजर है ना, यही मेरे को खुशी दे रही है। अभी बारिश और बिजली चमक रही है, बारिश होने वाली है, पूरा मेघ कर दिया है। अगर बारिश हो गई ना तो भीग के जाऊंगा। और इस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा था, भगवान से मना रहा था कि बारिश हो जाए किसी भी तरह। और आखिरी दिन, आज आखिरी दिन है,
डे 40, इतना दिन से मैं निकला हूँ, एक भी दिन बारिश नहीं हुई कहीं भी, और मैं हर दिन तरसता गया बारिश के लिए। और अभी बारिश का मौसम है और बारिश होने वाली ही है, ऐसा प्रतीत होता है मेरे को, क्योंकि बिजली देखो चमक रही है बहुत ज़्यादा। भगवान थैंक यू, अगर ये चीज़ हो गया ना तो क्लाइमेक्स क्या होगा। तो ये जर्नी ख़त्म हो रहा है और जर्नी ख़त्म हो भी गया है, और कुछ देर बचा हुआ है मेरा, बस ये लास्ट लम्हा बचा हुआ है जो जर्नी ख़त्म होने वाला लेह लद्दाख का। सुपर्ब ट्रिप रहा मेरा, सुपर्ब। बस एक चीज़ की कमी थी, बारिश की। और भगवान जाते जाते बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि भिगा देना, घर जाते जाते पूरा ऐसा भिगा देना मेरे को कि मेरा सारा जो ड्रीम में से एक ड्रीम बचा हुआ भीगने का, बस वो मेरे को कंप्लीट हो जाए। देखो भाई बारिश सामने है, और दिक्कत एक बात की है कि हवा बहुत ज़ोर स्पीड चल रही है और बाइक डिसबैलेंस कर रहा है पूरा, ऐसे ऐसे टैकल करके चलाना पड़ रहा है। बारिश शुरू हो गई है भाई, बारिश शुरू हो गई है। भीगना, अब भीगना है भाई। बहुत दिन गर्मी में रहा, ये देखो बारिश, हवा कितनी स्पीड चल रही है। तो ये चीज़ के लिए ही तो मैं तड़प रहा था 40 दिन से। ओह बारिश 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 स्टार्ट हो गया। तो भीगने का मजा ही कुछ और है यार। वो बारिश भिगा दो यार, भिगा दो पूरा। तड़प रहा था मैं इस चीज़ के लिए यार। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। एग्जैक्टली लाइफ में वैसे ही होगा। और मैं भगवान से मना रहा था, इतना धूप था, इतना गर्मी, पिछले 40 दिन से मेरा जो गर्मी हम फेस कर रहे हैं उसका आज बराबरी कर दी। भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, सुबह सुबह कृष्ण भगवान से मना रहे थे। ये थोड़ी सी जो बारिश हुई है ना, से कितना मेरे को खुशी मिला है मेरे को पता है। आज एक चीज़ ये मिस कर रहा था मैं अपने लाइफ में, ये पूरा टूर एंड ट्रिप में ये बारिश मिस किया। थैंक यू भगवान, 40 दिन जो मेरे को आप गर्मी से तड़पाए ना, इस मोमेंट के लिए थैंक यू। अबे इधर तो बारिश ही नहीं हुई है, देखो इधर तो बारिश ही नहीं हुई है। ये देखो यहाँ तो बारिश ख़त्म है। क्या गजब का बात है भाई। रानीगंज यहाँ से 18 किलोमीटर लिख रहा है और हम अभी पहुँच चुके हैं पंजाबी मोड़, और रानीगंज यहीं से है। आगे जाके राइट टर्न लेना पड़ेगा। ये क्या है, इतना बड़ा गड्ढा क्यों हो गया भाई। ये तो गड्ढा बिल्कुल मेरा करियर जैसा था। ये देखिए ये क्या है यार, धूला धूला कर दिया हर जगह, गर्दा उड़ा दिया एकदम। ट्री प्लांटेशन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। गजब का धूला है भाई इधर, बहुत ज़्यादा गजब है। ये देखो ये नज़ारा देख लो इधर। सो पहुंच चुके हैं हम अपना इलाका, और यही है मेरा घर। सुकून मिला यहाँ तक आने में। 40 दिन का सफ़र, 8000 प्लस किलोमीटर, और एंडलेस मेमोरीज़। मम्मी के पैरों से स्टार्ट किया था, मम्मी का आशीर्वाद से, और घर अभी वापस जाऊँगा, मम्मी का पैर छूँगा। जर्नी कंप्लीट। जय माँ काली। हाँ कैसे न भरे माँ, हाँ कैसे न भरे।